हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। साथ ही बात करेंगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, जो कि है गैप थ्योरी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ ऊपर जाता है, और कैंडल्स की अगर देखें तो हम कैंडल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, जिसके अंदर इस कैंडल का जो क्लोज होगा वो नेक्स्ट कैंडल का क्या बन जाता है, ओपन। तो हमेशा ऐसा केस नहीं होता, कुछ बार ऐसा भी होता है कि प्राइस डायरेक्टली क्या होती है, गैप अप होके खुलती है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो उसे हम कहते हैं गैप अप। उसी जगह अगर ये कैंडल है वो यहाँ क्लोज हुई है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ा सा नीचे खुलती है, तो उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, गैप डाउन। और इस एरिया के अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई होती है। तो अब कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक्स के टाइप्स। तो बुलिश होती है कैंडलस्टिक्स, बेरिश होती है कैंडलस्टिक, और न्यूट्रल होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश के बारे में। तो बुलिश के केस में क्या होता है कि जो कैंडल होती है वो नीचे की तरफ ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल के अंदर क्या होता है, जो इसकी बॉडी रहती है वो क्या रहती है, बड़ी रहती है, और विक्स रहती है वो बॉडी के कंपैरिजन में स्मॉल रहती है। अब एक केस है जिसके अंदर एक कैंडल ऐसी भी बनती है जिसके अंदर विक्स जो होती है वो या तो बिल्कुल ही नहीं होती है या फिर बहुत छोटी होती है, और उस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश मारूबोजू। तो मारूबोजू के केस में क्या होगा, जो ओपन रहेगा और जो लो रहेगा वो सेम रहेगा, और जो क्लोज और हाई रहेगा वो सेम रहेगा। अगर इस तरीके की कैंडल आती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पर खुली और उसके बाद वो डायरेक्टली ऊपर ही गई और बिना किसी रिजेक्शन के। जैसे अपर विक आती है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई है। तो इस केस में क्या होता है, ना ही एक नया लो बनता है, ना ही एक नया कोई डिफरेंट हाई बनता है। प्राइस जहाँ खुलती है वहाँ से ऊपर जाती है और फिर डायरेक्टली क्लोज हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि ओपन और लो सेम रहते हैं और क्लोज और हाई जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश कैंडल की। तो बेरिश कैंडल के अंदर भी क्या रहेगा, बॉडी जो रहेगी बड़ी रहेगी, विक्स जो रहेगी वो स्मॉल रहेगी, लेकिन इसका जो ओपन रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है और जो क्लोज रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। इसका क्या मतलब है, प्राइस में ड्रॉप आया है। और इसकी भी मारूबोजू कैंडल होती है जिसे हम बेरिश मारूबोजू बोलते हैं, जिसके अंदर जो ओपन और हाई रहेगा वो सेम रहता है और जो क्लोज और लो रहता है वो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, प्राइस यहीं पे खुली बिना किसी और एक हाई बनाए हुए, वो डायरेक्टली नीचे आई और डायरेक्टली नीचे आती गई और फिर क्लोज हो गई बिना किसी रिजेक्शन के। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल कैंडल्स के बारे में। तो न्यूट्रल कैंडल्स के अंदर सबसे पहले होती है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि ये इस टाइप की कैंडल होती है जिसके अंदर जो क्लोज और ओपन रहते हैं वो क्या रहते हैं, नियर बाय रहते हैं। मतलब बहुत ही बॉडी छोटी होती है और जो इसकी विक्स यूजुअली रहती है वो क्या रहती है, लंबी रहती है। सेकंड कैंडल की बात करते हैं डोजी। तो डोजी और स्पिनिंग टॉप के अंदर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन इनमें ये डिफरेंस रहता है कि जो डोजी होती है उसके अंदर जो ओपन और क्लोज रहता है, ओपन और क्लोज जो रहेगा वो सेम रहता है। इसकी बॉडी ऑलमोस्ट नील होती है, इस वजह से इसका जो ओपन और क्लोज रहता है वो सेम रहता है। और ये क्या होता है, एक रिवर्सल का सेंटीमेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सेंटीमेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं हैमर के बारे में। तो हैमर के अंदर क्या होता है कि प्राइस जैसे ऊपर खुली, उसके बाद एक इसने एक बहुत ही छोटा हाई बनाया या फिर डायरेक्टली प्राइस क्या हुआ, ये नीचे जाने लगी। तो डायरेक्टली नीचे जाके प्राइस क्या हुआ, नीचे लेवल से प्राइस का रिजेक्शन आया और फिर प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, एक हैमर मिलता है। अब इसी जगह बात कर लेते हैं एक इन्वर्टेड हैमर की। तो इन्वर्टेड हैमर के अंदर जिस तरीके से हमने हैमर में देखा था कि एक उसका जो लोअर लेग होता है वो लंबा होता है, तो उसी तरीके से जो
लेग मतलब उसकी विक, लोअर विक, तो जो उसकी लोअर विक होती है वो लंबी होती है हैमर के केस में। उसी तरीके से जो इन्वर्टेड हैमर होगा उस केस में क्या होगा, जो उसकी अपर विक होगी वो लॉन्ग होगी, और उसके अलावा उसका जो लोअर विक होगी वो स्मॉल होगी या फिर नहीं होगी। तो उस केस में जो कैंडल बनती है, इसके अंदर जो प्राइस एक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि प्राइस यहाँ पर खुली, प्राइस ऊपर गई, फिर उसके बाद उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे आ गई, और फिर नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दे दी। तो इस तरीके से कुछ अगर प्राइस एक्शन होता है तो उस केस में क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर। अब ग्रेव स्टोन डोजी की बात करें तो ग्रेव स्टोन डोजी भी इन्वर्टेड हैमर जैसी ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर जो ओपन और क्लोज रहेगा वो सेम रहेगा। और उसी तरीके से जो ड्रैगन फ्लाई है वो हैमर की तरह दिखती है, और इसके अंदर जो ओपन और क्लोज रहेगा वो सेम रहेगा, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक्स के पैटर्न के बारे में। तो कैंडलस्टिक्स के जो पैटर्न है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। बुलिश मतलब ऊपर जाने के सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेरिश क्या होगा, नीचे जाने के सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बुलिश के अंदर जो सबसे पहली है बुलिश पियर्सिंग। तो बुलिश पियर्सिंग के अंदर क्या हो रहा है, बुलिश पियर्सिंग के अंदर सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद बनी है ये ग्रीन कैंडल। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, और उसके बाद क्या हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, उसके मीडियन के ऊपर क्लोजिंग दी है। मीडियन के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि उसके 50% से ज़्यादा, इसके 50% से ज़्यादा मूव को उसने कवर कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि ये एक बुलिश सेंटीमेंट होता है। अब इसी जगह बात करते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग की। अब बुलिश एनगल्फिंग की अगर हम बात करें तो बुलिश एनगल्फिंग के केस में एक अच्छी सी बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद क्या हुआ है, एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने क्या किया है, इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो ये अगर बेरिश कैंडल बनी है तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर एक कैंडल जो गैप डाउन होके खुले और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करे तो वो ज़्यादा बेटर एक एनगल्फिंग है। लेकिन आप इसको भी एज ए बुलिश एनगल्फिंग मान सकते हैं, कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन ये भी राइट है। अब एक केस ये है जिसके अंदर हम 3 कैंडल का यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कैंडल जो बन रही है वो एक रेड कैंडल है, और उसके बाद क्या हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, और उसके बाद एक क्या बन रही है, डोजी कैंडल। अब ये डोजी कैंडल जो बनी है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है वो गैप अप होने के बाद बनी है, और उसके बाद इसने क्या किया है, उसके ये जो रेड कैंडल है इसके 50% को कवर कर दिया है, उससे ज़्यादा को कवर कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, इसे मॉर्निंग स्टार कहेंगे। या तो इन दोनों कैंडलस्टिक्स का एनगल्फिंग होना चाहिए या इन दोनों कैंडलस्टिक्स का पियर्सिंग होना चाहिए, तो उस केस में हम उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं विथ डोजी, जो कि गैप डाउन होके खुली है और उसके बाद एक गैप अप हुआ है और फिर उसके बाद एक बुलिश पियर्सिंग आ रही है या फिर बुलिश एनगल्फिंग आ रही है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार है। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश हरामी की। बुलिश हरामी का मतलब ये होता है कि जापानीज़ वर्ड होता है जिसके अंदर ये होता है कि प्रेग्नेंट, इसका मतलब होता है, उसका मतलब क्या है कि ये जो रेड कैंडल है उसने क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल को अपने अंदर रख रखा है। तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, उसके बाद जो होता है गैप अप होता है, और गैप अप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है। अब ये ग्रीन कैंडल के अंदर विक्स भी हो सकती है, और ये जो कैंडल होती है वो पूरी इसकी बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे है, क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल बनी है, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव क्या हुआ है कि एक गैप अप हुआ है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद एक गैप अप हुआ है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसी तरीके से बात करते हैं हम हैमर एट द बॉटम। एट द बॉटम का मतलब ये है कि किसी डाउन ट्रेंड के एकदम बॉटम के अगर यहाँ पर आपको एक हैमर मिलता है तो वो एक बुलिश सिग्नल है। और ये बुलिश सिग्नल क्यों है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे खुली, उसके बाद प्राइस यहाँ नीचे गई और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस रिजेक्ट होकर ऊपर आई है, और ऊपर आने के बाद इधर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस नीचे के लेवल से रिजेक्ट होके ऊपर आई है, इसका मतलब बायर्स है और लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है अगर हैमर बॉटम में हमें मिलता है। इसका कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन हो चाहे रेड हो,
अगर ये बॉटम में है तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश के अंदर। जैसे बुलिश पियर्सिंग थी उसी तरीके से बेरिश पियर्सिंग भी होती है, जिसके अंदर मीडियन को, ये मीडियन है, इसको आपको उसके नीचे क्लोजिंग देनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये बेरिश पियर्सिंग बन जाएगी। उसी तरीके से एनगल्फिंग के केस में भी सेम रहता है। एनगल्फिंग के केस में भी इसकी जो बॉडी होती है और इसकी जो बॉडी होती है, इसको पूरी तरीके से इसको एनगल्फ करना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि अब प्राइस ऊपर जा रही है, उसी तरीके से इवनिंग स्टार का मतलब क्या है कि प्राइस अब नीचे जाने की चांसेस है। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बनती है एक बुलिश कैंडल जो कि बता रही है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद होता है गैप अप जो कि अनादर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन उसके बाद क्या बनती है, ये एक डोजी बनती है, जो डोजी क्या रिफ्लेक्ट करती है, इनडिसीजन को या फिर रिवर्सल को। और उसके बाद होता है गैप डाउन, और गैप डाउन होने के बाद क्या बनती है, एक ये कैंडल बनती है जो कि इस कैंडल को क्या कर रही है, पियर्स कर रही है। पियर्स भी कर सकती है, एनगल्फ भी कर सकती है। तो इस इन तीनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग। और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें गैप अप होना, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि गैप अप ना भी हो तो भी उसे वो इवनिंग स्टार की तरह ही ट्रीट करते हैं, गैप डाउन गैप अप नहीं हो तो भी। और ये जो डोजी बनी है इसकी जगह स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है या फिर कोई भी एक न्यूट्रल कैंडल हो सकती है। तो इस तरीके के वेरिएंट हमेशा रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश हरामी की। तो बेरिश हरामी का अंदर, जैसे बुलिश हरामी के अंदर जो था कि रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल थी, तो इसी तरीके से इसमें क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल है। अब इसमें क्या होता है, उसमें गैप अप हुआ था, इसमें क्या हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट के बाद गैप डाउन हुआ है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसकी विक्स हो सकती है, और विक्स ना भी हो तो भी वो इस पूरी बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर के अंदर। इन्वर्टेड हैमर के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो पहले तो क्या होती है, जैसे ये इस तरफ खुली है, उसके बाद ऊपर गई है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर बनता है वो कहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है, एट टॉप, टॉप पे अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद अगर ये दिखता है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस खुली और ऊपर गई, लेकिन वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद वापस सेलिंग आ गई और वो नीचे की तरफ उसने क्लोजिंग दी है। तो उस केस में क्या रिफ्लेक्ट होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन कैंडल्स की इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि पैटर्न्स तो हर जगह बनेंगे, पियर्सिंग भी बनेगी, एनगल्फिंग भी बनेगी, मॉर्निंग स्टार भी बनेगा, इवनिंग स्टार भी बनेगा, हैमर भी बनेंगे। लेकिन ये कहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा, जैसे बुलिश की बात कर लेते हैं तो बुलिश के अंदर एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हैमर होता है वो नीचे की तरह बनता है, उसी तरीके से जो इवनिंग स्टार है, सॉरी जो मॉर्निंग स्टार है, वो अगर नीचे की तरफ बनता है, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बनता है तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। तो उसी तरीके से डाउन ट्रेंड पे जो भी कोई पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न, तो वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से सपोर्ट पे, जैसे कि ये कोई सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब ये सपोर्ट हमें पता है कि यहाँ से बाउंस आने की चांस है, और इसी के साथ साथ यहाँ कोई बुलिश पैटर्न बन जाता है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सपोर्ट की भी हेल्प मिल रही है और उसके अलावा एक पैटर्न भी बना है। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम ट्रेंड लाइन के केस में भी ये सपोर्ट के ऊपर अगर कुछ बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी। और उसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं ईएमएस की। ईएमएस और एमए, मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस एरिया के अंदर भी अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो वो एक इम्पोर्टेंस रखता है। अब इसी तरीके से बेरिश के अंदर बात कर लेते हैं। तो बेरिश के अंदर जैसे कि हमने बुलिश में पढ़ा था कि डाउन ट्रेंड के अंदर अगर बॉटम पे बनता है तो उस केस में हम बुलिश में मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न बना है। क्यों? क्योंकि वो एक डाउन ट्रेंड के होने के बाद बना है। तो उसी तरीके से अगर बेरिश है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, एक अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। और अगर उसके टॉप पर कोई भी एक पैटर्न बनता है तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है
उसी तरीके से रेजिस्टेंस वैसे ही बेरिश होती है, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद प्राइस रिजेक्ट होने की चांस होती है, और उस जगह अगर कोई आपको पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन के अंदर भी रेजिस्टेंस में भी सेम सीन होगा, उस तरीके से वर्क करेगा, और ईएमएस के केस में भी उसी तरीके से रहेगा। तो कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक्स जो होती हैं वो सेंटीमेंट बुलिश और बेरिश को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके अंदर सिंगल कैंडलस्टिक हो या फिर कैंडलस्टिक्स के पैटर्न हो, और उसके साथ साथ जब हम कॉम्बिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ को ऐड करते हैं तो उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।